हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये फुल सिलेबस का रिवीजन वीडियो है। ये आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोगों का कल एग्जाम है तो इसे आप पूरा देखिए। इससे आपका नॉलेज जो है वो एनहांस होगा और आप लोगों को एग्जाम को करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम इंट्रोडक्टरी की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है माइक्रो। मैक्रो में क्या डिफरेंस है? तो माइक्रो इज बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इज द होल इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो में बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो में बोलते हैं हम जर्नल इक्विलिब्रियम। जो एजेंट्स हैं माइक्रो के मेन एजेंट्स कौन है? आपके कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। और वहां पे कौन है? जैसे सेबी, आपका आरबीआई, ये आर मेन एजेंट्स। अच्छा, मेन वेरिएबल्स क्या हैं? जैसे प्राइस एंड आउटपुट है माइक्रो में। मैक्रो में क्या है आपका? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक। और इसके अलावा पॉइंट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। कहते हैं कुछ चीजें जो माइक्रो लेवल पे अच्छी है मैक्रो लेवल पे अच्छी नहीं है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग इज गुड एट माइक्रो लेवल बट सेविंग इज नॉट गुड एट मैक्रो लेवल। अगला टॉपिक हमारा आता है कि भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो पहली इंपॉर्टेंस है, अगर आप रोड मैप ऑफ ग्रोथ बनाना चाहते हैं तो मैक्रो लेवल पे पॉसिबल है। अगर आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो माइक्रो लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं है, मैक्रो लेवल पे ही फायदा है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं वो भी मैक्रो लेवल पे ही पॉसिबल है। इसके अलावा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो आप माइक्रो लेवल पे करके क्या करेंगे? आपको बड़े लेवल पे ही उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगला टॉपिक आता है हमारे जो अगला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट आता है कि हमारे गुड कितने टाइप के होते हैं? कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड। तो अब जैसे हम कहते हैं कि आपके जैसे हम कहते हैं कि भी हमारा जो गुड है, आपने कहा कि या तो इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड। अब आपने कहा सर जो फाइनल गुड है वो कितने टाइप का होता है? वो दो टाइप का होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो फाइनल कंज्यूमर गुड है वो कंजम्पशन पर्पज से यूज किया गया और फाइनल प्रोड्यूसर गुड है प्रोडक्शन के पर्पज से यूज किया गया। बट जो इंटरमीडिएट गुड है वो सिंगल यूज होगा बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इंटरमीडिएट गुड ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और फाइनल गुड ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया है। इंटरमीडिएट गुड के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होना, नहीं सॉरी, इंटरमीडिएट गुड के अंदर वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है, फाइनल गुड के अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। और इंटरमीडिएट गुड को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, फाइनल गुड को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। अच्छा, सेम गुड फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकती है। आपने कहा सर कैसे? अगर आपने कोई जैसे आटे का पैकेट है घर ला के रोटी बना के खा ली तो वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड। और अगर वही आटे का पैकेट बेकर ने बिस्किट बनाने के लिए यूज कर लिया तो क्या माना जाएगा? फाइनल क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा आपका फाइनल, एक तरह से वो माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो सेम गुड फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकता है। अगला पॉइंट आता है आपका कि भी इसमें हम बात करेंगे कि भी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट का एक और नाम भी होता है, इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या आपका चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। एक पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम क्यों बनाते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी वॉर्न आउट एसेट्स को टाइमली रिप्लेस कर सकें। दैट इज व्हाट कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का बेनिफिट। एक पॉइंट आता है स्टॉक एंड फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम पे डिसाइड करते हैं तो फ्लो। तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है और जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है। स्टॉक बड़े होंगे तो फ्लो भी बड़े होंगे और फ्लो बड़े होंगे तो स्टॉक भी बड़े होंगे। अब जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपकी इनकम कितनी है, तो आपने कहा सर 10,000 पर मंथ, तो पर लग गया, पर मंथ, पर आवर, पर वीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम कि अगर पर लग जाता है तो फ्लो है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे बैंक में 20,000 रुपीज हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। मैं बैंक से 2,000 रुपीज पर मंथ निकालता हूं तो पर लग गया पर मंथ, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो। हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी में पाए जाते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होगा। रियल फ्लो क्या होता है? मैं रियल फ्लो एक बार बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। रियल फ्लो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं हाउस होल्ड की, किसकी बात करते हैं? हाउस होल्ड की। और यहां पे हम किसकी बात करते हैं? फर्म की। तो जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड, जरा सोचिए आप लोग, हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर
सर्विसेज, और बदले में ये इनको क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या माना जाएगा हमारा रियल फ्लो, क्या माना जाएगा रियल फ्लो। और अगर मैं इसके दूसरा बनाऊं, अगर ये इनको पेमेंट करें, ये दैट इज व्हाट कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। तो ये क्या करेंगे, दे विल डू व्हाट, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मनी फ्लो। तो अंदर वाला जो वो कौन सा है, रियल फ्लो, और जो बाहर वाला कौन सा है, वो मनी फ्लो। ठीक, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा इसमें, और जो ये सर्कुलैरिटी है, इट नेवर स्टॉप्स, सर्कुलैरिटी कभी स्टॉप नहीं होती। प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेशन होता है, इनकम जनरेशन होता है तो एक्सपेंडिचर होता है, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, दैट इज आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले पॉइंट आता है फैक्टर इनकम क्या होता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम। एक होती है ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम होती है वन साइड, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर इनकम। तो नेशनल इनकम में किसको जोड़ते हैं हम, फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स आर पीपल हु आर रिजाइडिंग इन कंट्री फॉर लास्ट 365 डेज एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और एक पर्सन जो नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का हो सकता है, और सिटीजन वो किसी दूसरे कंट्री का हो सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ही भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारे यहाँ रह रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया नॉर्मल रेजिडेंट का डेफिनेशन। दूसरी बात है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं, बट उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। बट हमारी एम्बेसी उनके कंट्रीज में हमारी टेरिटरी है, उनकी एम्बेसी हमारे कंट्री में उनकी टेरिटरी है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में जल्दी से आपको बता देता हूं, देखिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन की। तो अगर हम मान लीजिए ग्रॉस, अगर हमें नेट बनाना है, क्या बनाना है, नेट, तो क्या करेंगे हम, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमको बनाना है ग्रॉस तो क्या करेंगे हम, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डन, ये तो पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन क्या है, अगर आपको बनाना है नेशनल, क्या बनाना है, आप साथ साथ ही बोल सकते हैं, नेशनल बनाना है तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक में फॉरेन की इनकम जोड़ देंगे प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपने कहा सर ये निकलता कैसे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कई बार NFIA आपको NFIA ना देके दे रखा होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप साइन चेंज कर लीजिएगा। और अगर आपको डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल माइनस NFIA, फॉरेन की इनकम हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा कन्वर्जन आपका आ जाता है, अगर आपको बनाना है फैक्टर कॉस्ट। क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट। और आपको दे रखा है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस में टैक्सेस पहले से ही होते हैं, तो माइनस NIT का मतलब क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो कैसे बनोगे आप, सॉरी, आपको क्या बनाना है, फैक्टर तो हम बना चुके हैं, हमें बनाना है मान लो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, मार्केट प्राइस बनाओगे आप फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें आपको टैक्सेस को जोड़ के मार्केट प्राइस बनता है, मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। आपने कहा सर NIT कैसे निकलेगा, NIT निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज कराया। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रियल GDP और नॉमिनल GDP। देखिएगा, रियल GDP का एक फॉर्मूला होता है, रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको जो निकालना है उसको आप x लेकर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रियल GDP ज्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि इसमें प्राइस लेवल चेंजेस हट जाते हैं।
कैसे? अगर करंट ईयर आउटपुट को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नॉमिनल जीडीपी, करंट ईयर आउटपुट को बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में प्राइस लेवल चेंजेस हट जाते हैं। ठीक है, अगला हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, इसका जो हमारा रियल जीडीपी है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या जीडीपी वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेशंस क्या हैं। जीडीपी का रियल जीडीपी एज द वेलफेयर इंडिकेटर गुड अच्छा माना जाता है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या फिर हैंडफुल ऑफ लोगों की इनकम ही जो है बढ़ी है। अगर कुछ लोगों की इनकम बढ़ी है तो वेलफेयर नहीं हुआ है, सबकी बढ़ी है तो वेलफेयर हुआ है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, हमें ये देखना है कि जो हमने आउटपुट करा है वो किस चीज का करा है। अगर पीस लेवल आइटम्स का करा है, ब्रेड एंड बटर का करा है तो वेलफेयर हुआ है। अगर वॉर टाइम आइटम्स का करा है तो वेलफेयर नहीं हुआ है। फिर आपको ये देखना है कि कुछ चीजें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज घर के लिए, या कुछ चीजें बार्टर सिस्टम में खत्म हो जाती हैं तो वो भी हमारा उसका पार्ट मतलब एक तरह से हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, ये भी लिमिटेशन है। कुछ एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव साइन है, घर से बाहर निकले ट्रैफिक जाम नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है तो पॉजिटिव साइन है, तो वेलफेयर है। और अगर चारों तरफ ट्रैफिक जाम है, पॉल्यूशन है तो वेलफेयर नहीं है। तो ये मैंने थर्ड चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की। ठीक है, तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने से पहले सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। तो मैं जल्दी से तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें नेशनल इनकम को ही एस्टिमेट करना है। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मैं तीनों जल्दी से लिख देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम भी होता है, बताइए क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो इसमें निकलता है जीडीपी एट एमपी, ये निकलता है। इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे बताओ? वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि नेशनल इनकम निकालो, NNP एट FC, इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप? ये निकालेंगे आप GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। कैसे? ग्रॉस से नेट बनाना है, प्लस NFIA फॉरेन की इनकम जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, और जो MP से FC बनाना है तो माइनस NIT। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इसमें 3 सेक्टर्स निकालेंगे, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों सेक्टर्स का, उनको लेस करेंगे तो यू विल गेट द GDP। फिर वी विल कन्वर्ट इट इनटू द नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं इनकम मेथड में क्या होगा? इनकम मेथड में, अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, साथ में एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आएगा। तो जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा उसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो बोलेंगे कि इनके स्टेप्स बताओ किस तरीके से हम नेशनल इनकम निकालेंगे, या फिर प्रीकॉशंस आएंगे आइदर ऑफ प्रोडक्ट मेथड और ऑफ इनकम मेथड और ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो बस, तो आपको ये बिल्कुल याद करके जाना है कि प्रीकॉशंस क्या हैं या फिर इनके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अगला है हमारा इनकम मेथड। पहला क्या होता है? ए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 हिस्से हैं, बताइए क्या क्या है? इन कैश, क्या है? इन कैश। दूसरा क्या है? इन काइंड। और तीसरा क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन PF। PF मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अच्छा इन कैश में क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। इसमें क्या आएगा? फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट आता है सेकंड का, बी क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है बोलिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में फर्दर 2 हिस्से हो जाते हैं, इनकम फ्रॉम, बोलिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एंड रॉयल्टी मिलती है। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। और यहां क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर 3 हिस्से हैं। प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? फर्दर 3 हिस्से। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को रिटेन अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। और सी होता है मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें A + B + C, तो ये क्या मिलेगा हमें? NDPAT-FC। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं NNPAT-FC बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? NDPAT-FC + NFIA, फॉरेन इनकम जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? पहला लेते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या लेते हैं हम? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, और बी क्या लेंगे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा, अगर ये फिक्स में चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा तो फिक्स हट जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला है सी है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे रखा हो तो साइन चेंज कर लीजिएगा। और A + B + C क्या निकलेगा? वो निकलेगा GDPAT-MP। बट अगर आपको निकालना है NNPAT-FC निकालना है तो कैसे निकालोगे? माइनस डेप प्लस NFIA एंड माइनस NIT, तो आपके पास ये नेशनल इनकम निकल आएगी। और आपने कहा सर अगर यहाँ ग्रॉस की जगह नेट हो या फिर यहाँ ग्रॉस की जगह नेट हो तो क्या होगा? जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा NDPAT-MP निकलेगा। ठीक है, और आपको NNPAT-FC निकालना है, NNPAT-FC निकालना है, तो कैसे करोगे? प्लस NFIA एंड माइनस NIT। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तीनों मेथड्स मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस आप जल्दी से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि या तो प्रिकॉशंस आएंगी या फिर ये मेथड्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और आता है डबल काउंटिंग। क्या होता है डबल काउंटिंग? का मतलब है जब हम नेशनल इनकम के एस्टिमेट में इंटरमीडिएट गुड को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट की गुड की वैल्यू फाइनल की वैल्यू में पहले से जुड़ी हुई है, तो दैट वी कॉल डबल काउंटिंग। आपने कहा सर अवॉइड कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो फाइनल आउटपुट की वैल्यू को ऐड कीजिए या फिर वैल्यू एडिशंस को ऐड कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगला है प्रीकॉशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात, अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, तो वो आपका नेशनल इनकम में ऐड होगा क्योंकि उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बट सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगी क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं हो सकती। दूसरा, सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग ऐड नहीं हुई, बट सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग पे दिया गया कमीशन नेशनल इनकम में ऐड होगा क्योंकि वो करंट ईयर में जनरेट हुआ है। इसके अलावा आपका जो प्रोडक्शन आपने किया है किसके लिए? एक प्रोडक्शन यूनिट है और उसने कुछ सामान अपने पास रख लिया, जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी ने कुछ फर्नीचर ऑफिस में रख लिया, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो फाइनल की वैल्यू में पहले से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट भी नेशनल इनकम में ऐड होगा क्योंकि उसकी एक उसका उतना पैसा आपने सेव किया है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई हमारे पास प्रॉपर एस्टिमेट्स अवेलेबल नहीं है। अगला है हमारा
इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। तो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होगी, जैसे वन साइडेड ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो वन साइडेड है। दूसरा, आपका इलीगल एक्टिविटीज की इनकम ऐड नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई एस्टिमेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। या फिर सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर किया गया बाइंग सेलिंग ऐड नहीं होगा, बट कमीशन ऐड होगा क्योंकि करंट ईयर में जनरेट हुआ है। ऐसे ही आपका शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीदने बेचने को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर कुछ हमने प्रोडक्शन नहीं किया है, बट उसके ऊपर दिया गया कमीशन नेशनल इनकम में ऐड होगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे अगर हमने प्रॉफिट को ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया एक्सपेंडिचर ऐड होगा, इंटरमीडिएट गुड के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा। शेयर्स और डिवेंचर्स पे किया गया एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा, बट उस पर दिया गया कमीशन ऐड होगा। सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा, बट उसके ऊपर दिया गया कमीशन ऐड होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम में काफी हद तक आ सकता है। ट्रिपल आइडेंटिटी पूछा तो इसका मतलब क्या है, जितना प्रोडक्शन है उतना इनकम जनरेट हुआ, जितना इनकम जनरेट हुआ उतना एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल आइडेंटिटी। अब हम आ जाते हैं आपका सबसे इजी चैप्टर आप लोगों का, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड मनी। तो व्हाट इज मनी? Money is something which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment is what called money as per Crowther. बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज व्हाट कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, देन आपका फ्यूचर पेमेंट करना मुश्किल था, स्टोर करना मुश्किल था, ये कमियां थी। बट अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फेट मनी वो होती है विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, दैट इज व्हाट कॉल्ड फेट मनी, एंड फिड्यूशियरी मनी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। देन आप बात करते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है। फुल बॉडीड मनी होता है जहां मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर हो। आपने कहा सर मनी वैल्यू क्या होता है? मनी वैल्यू का मतलब है जो कि आपका उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो मनी के ऊपर लिखा हुआ है, विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन मनी इज व्हाट कॉल्ड मनी वैल्यू। एंड व्हाट इज कमोडिटी वैल्यू? द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी द करेंसी इज मेड ऑफ, दैट इज व्हाट कॉल्ड कमोडिटी वैल्यू। आपने कहा सर क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो है जहां मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? इसके प्राइमरी फंक्शंस, दो कोर फंक्शन है, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये आपके इसके कोर फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन। और जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है। इसमें हमारा M1 कॉन्सेप्ट है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स एंड अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI। इसको बोलेंगे इसके कंपोनेंट्स मनी सप्लाई के। अच्छा, इसके अलावा आपका जो हाई पावर्ड मनी होता है, हाई पावर्ड मनी होता है करेंसी विद द पब्लिक, और जो आपका वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? वॉल्ट, इसको बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी, जो मॉनेटरी बेस है जिसके बेस पे फर्दर मनी क्रिएशन होता है। अब हम चल रहे हैं बैंकिंग पे। व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज बेसिकली, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। मनी कैन बी विड्रॉन आइदर बाय कैश, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, दैट इज व्हाट कॉल्ड बैंक। अब बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। इसमें क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं अपने डिपॉजिट से कहीं ज्यादा लोन बांट देते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वेयर बाय दे एक्सटेंड लोन्स मोर देन द डिपॉजिट्स व्हाट दे हैव। इसका एक एग्जांपल बुक में आपको दे रखा है। अगर आप देखते हैं कि बैंक में किसी ने 1000 रुपए जमा किए, तो 1000 रुपए जो जमा किए वो प्राइमरी डिपॉजिट है। तो अब बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जानता है कि सब लोग अपना सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेंगे, तो क्या होता है, बैंक को थोड़ा सा ही रिजर्व रखना पड़ता है। तो अब RBI कहता है, मान लीजिए RBI ने कहा कि आप एक फिक्स परसेंटेज रिजर्व में रख दीजिए, बाकी लोन बांट दीजिए। लेट अज्यूम करते हैं 10%, तो 1000 का 10% 100 रुपये RBI पे चला गया, 900 रुपये आपने लोन बांटा। अब जब लोन बांटा तो जिसने लोन लिया, भाई लोन कोई तो लेगा, तो वो कैश विड्रॉ नहीं कर सकता है एज पर रूल, उनको चेक से ही पेमेंट करना है। तो वो जो पर्सन जिसने लोन लिया उसने चेक से पेमेंट करा। जब चेक से पेमेंट करा और सामान खरीद लिया, तो जिसको चेक मिला वो उस चेक का क्या करेगा, वो उसे बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। वी आर एज्यूमिंग एक ही बैंकिंग सिस्टम है, तो अल्टीमेटली वो चेक बैंक में ही आ गया। तो अब क्या करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज फिर RBI पे चला जाएगा। बट ये जो डिपॉजिट बैंक में आए, दिस इज सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो 900 का 90 रुपीज रिजर्व में चला गया, 810 का लोन फिर चला गया, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल दैट होल मनी इज बीइंग एग्जॉस्टेड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? 1 अपॉन रिजर्व रेशियो इंटू डिपोजिट्स, इंटू डेल्टा डिपोजिट्स। मतलब डिपोजिट्स में जो चेंज आया, मतलब जो इनिशियल डिपोजिट था, जैसे 1 बाय मैंने 10% लिया, 1 बाय 10% इंटू कितना, 1 बाय 10% इंटू 1000,
अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 और ऊपर क्या आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंट हटा, और इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये प्रोसेस चला तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आया? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हमें फर्दर और आगे भी काफ़ी ग्राफ्स वगैरह भी बनाने हैं, तो उसके लिए ये जरूरी होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। इसके अलावा भी जब हम बात करेंगे कि भी इसके अलावा हम इस चैप्टर में और क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके कॉमर्शियल बैंक्स में और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक के डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। वैसे वो वाला पार्ट बैंक का हमारा थोड़ा आसान है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, तो वही हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इससे आगे वाला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा सेंट्रल बैंक। ये वाला पार्ट आसान है। सेंट्रल बैंक का मतलब जो टॉप मोस्ट बैंक जैसे हमारे कंट्री में एपेक्स बैंक जो है वो आरबीआई है, और इसके फंक्शंस क्या है, नोट इशू करता है, बैंकर्स बैंक है, सुपरवाइजरी रोल है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी सहारा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की देखभाल करता है, और क्लियरिंग हाउस फंक्शन है कि सारे चेक आरबीआई के थ्रू ही क्लियर होते हैं, और क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि मनी फ्लो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। किसी भी कंट्री में कॉमर्शियल बैंक काफी सारे हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होगा। नोट इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक नहीं करते। क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं करता। अच्छा, अगला है हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, तो आप इतने यहां तक देखिए, मैं जरा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो इसको हम पूरा करेंगे कंप्लीट, आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो जब हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स की। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड बैंक रेट। इन्फ्लेशन में इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन में जब रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि लोन महंगे हो जाएंगे, तो मनी फ्लो इकोनॉमी में डाउन हो जाएगा, और डिफ्लेशन में इसको कम कर देंगे ताकि मनी फ्लो बढ़े। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू रूट किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में इनको क्या करेंगे, सेल करेंगे ताकि लोग खरीदें और लोगों का पैसा आरबीआई पे आ जाए, और डिफ्लेशन में क्या करेंगे, बाय करेंगे। रेपो रेट, रेपो रेट क्या मतलब होता है, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किए अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसके अंदर एक कंडीशन लगा दी जाएगी कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, बट जब आप हमारा पैसा वापस करेंगे तो हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस कर देंगे। और इन्फ्लेशन में इसको बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन में कम किया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट की, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा पर बदले में आरबीआई उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए सिक्योरिटी दे देगा, बट एक कंडीशन लगा देगा कि जिस टाइम आप अपना पैसा वापस ले जाओगे तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर जाना, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशन में बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन में कम किया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स व्हिच दे आर सपोज्ड टू पुट विद द आरबीआई। इन्फ्लेशन में इसको बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन में कम किया जाएगा। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स of the commercial banks which they are supposed to put with themselves in the form of cash, gold and approved securities which has to be maintained on daily basis. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं करते, एक सेगमेंट एक एरिया को ही इंपैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जितने का लोन बटा और जितने का सिक्योरिटी था। मान लो आपने सिक्योरिटी रखी 10 लाख की, आपको लोन मिला 8 लाख का, इसका मतलब मार्जिन 20% है। तो अब क्या करेंगे, वो जिस एरिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखेंगे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कोटाज फिक्स करना, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। और मॉरल सुएशन का मतलब मॉरली प्रेशराइज करना ताकि वो आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशंस को कमर्शियल बैंक स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब हम चल रहे हैं आपके एग्रीगेट डिमांड पे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन वन अकाउंटिंग ईयर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में जो हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ देखिए आप जरा जल्दी से फटाफट। एग्रीगेट डिमांड में देखिए ध्यान से, इसको रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, AS/AD, और यहाँ पे हमने क्या लिया
बताइए जल्दी से फटाफट, इनकम। तो ये जो लाइन है ये 45 डिग्री एंगल पे, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज एट 45 डिग्री एंगल, बिकॉज इट इज ए लाइन ऑफ रेफरेंस, बिकॉज एएस ऑन वाई एक्सिस, एएस ऑन वाई एक्सिस एंड इनकम ऑन द एक्स एक्सिस आर सेम, इक्विडिस्टेंट है, इसलिए 45 डिग्री एंगल पर ही होता है। दूसरा आपका ये जो लाइन है ये आया है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ये क्या है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगी कंजम्पशन घटेगा, बट जब इनकम जीरो होगी तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपने कहा सर मनी फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, देन पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पे मीट करेगा इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव है, इस पॉइंट के ऊपर सेविंग पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है। आपने कहा सर अगर मैं इसको ये बना दूं, इस आय को इस सी के साथ जोड़ दूं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सी प्लस आई, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एडी, एज पर केनेजियन मॉडल। अब ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस लाइन को आप यहाँ पर मीट कर सकते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, डन। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एपीसी। क्या होता है एपीसी, क्या होता है बताइए, एपीसी होता है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन टू इनकम, दैट इज रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। और एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई, सेविंग टू इनकम। अच्छा, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 1 होता है, तो एपीसी कैसे निकलेगा, 1 माइनस एपीएस, और एपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एपीसी, याद रखिएगा। अच्छा, जो हमारा एपीसी है, एपीसी जो है, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, पर एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी का जो रेंज होता है, एमपीसी का जो रेंज है 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, आपका सेविंग नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब हमारा इनकम जीरो होता है तो उस टाइम पे सेविंग नेगेटिव हो सकता है। एक और टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एक होता है एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है। तो एमपीसी कैसे निकालोगे, एमपीसी 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस कैसे निकालेंगे बेटा, एमपीएस 1 माइनस एमपीसी, डन। तो दोनों का टोटल जो है 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि इसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, सी की एल्जेब्रिक इक्वेशन है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, और सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, और वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो ये इक्वेशन आ जाती है, मान लो मैं कहता हूं 20 प्लस 0.9 वाई, तो सेविंग की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेविंग की माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आपने कहा सर ये कैसे बनी, ये आपका जो है ना, ये आपका हो जाएगा -20, ठीक है, और ये है 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 वाई, डन। क्योंकि अगर 1 में से 0.9 हटाएंगे तो एमपीएस आ जाएगा, डन। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है आपकी सेविंग की। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है कि हम किस तरीके से डिराइव करेंगे सेविंग थ्रू कंजम्पशन। तो देखिए आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप बोलिए फटाफट बोलिए, कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, इनकम। तो यहाँ पे ये लाइन क्या है बेटा, ये है आपका वाई को हम क्या बोलते हैं, एएस, और ये लाइन क्या है, ये है कंजम्पशन। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे सेविंग क्या है हमारी, नेगेटिव, और यहाँ पे सेविंग क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं एक और ग्राफ बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे हमने लिया सेविंग, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इनकम, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब हम यहाँ मिला देंगे, और इस लाइन को थोड़ा नीचे ले जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये ए है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑटोनोमस सेविंग। तो इस पॉइंट को मिलाकर जो आप लाइन खींचेंगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड सेविंग। तो हमने डिराइव किया सेविंग थ्रू कंजम्पशन। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ लाइन खींचेंगे तो इतना सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव है जितना यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर हम इधर लाइन खींचते हैं तो जितना यहाँ नेगेटिव है उतना ही सेविंग यहाँ पर नेगेटिव आएगा। दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग थ्रू कंजम्पशन। तो ये वाला चैप्टर मैंने डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को पूरा समझाने का। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा।
एज पर केनेजियन मॉडल हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक वो पोजीशन होती है जिसके अंदर हम आउटपुट को थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। और इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि अगर डिमांड आएगी तो सप्लाई अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेगी। मतलब सप्लाई का मतलब एक्सेस कैपेसिटी है, डिमांड का वेट कर रहे हैं, डिमांड आएगी तो सप्लाई अपने आप आ जाएगी। प्रोफेसर केन्स ने 1930 में प्रोपाउंड किया था। उस टाइम हैवी रिसेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। तो अब हम अगले चैप्टर पे आ गए हैं। ये हमारा चैप्टर है कौन सा? एग्रीगेट इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। वी आर डिस्कसिंग द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट रन का मैंने मतलब बता दिया। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां पर एएस और एडी बराबर हो। एएस का मतलब होता है सी प्लस एस और एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई। तो अगर सी से सी कट जाएगा तो एस इज इक्वल टू आई। ठीक, तो इनका ग्राफ मैं जरा समझा देता हूं, जल्दी से देखिए। ये इसमें मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अभी जो मैं 3 पॉइंट्स आपको कराने जा रहा हूं इनमें से एक तो गारंटीड आता ही आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखिए y हमने यहाँ लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ x लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया? AS ऑब्लिक AD। और यहाँ पे हमने क्या लिया? इनकम। इनकम मतलब क्या हो गया हमारा? y। तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या हो गया? y। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन क्या है हमारा? I अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। ये लाइन क्या हमारा? कंजम्पशन। ये वाली लाइन क्या हमारे बताइए? ये है हमारी एडी। एडी मतलब क्या हो गया? सी प्लस आई। डन। तो यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ई। यहाँ पे हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी। और ये हमारा पॉइंट क्या है? ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अब नीचे में एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये कौन सी अप्रोच है? एएसएडी अप्रोच। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ चुका है। डन। इन लाइन को नीचे ले आइए आप। ये लाइन क्या हमारी बताइए? आय। यहाँ पे हमने लिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया? इनकम। इनकम मतलब क्या हो गया हमारा बताइए? वाई। तो इस लाइन को नीचे उतार दीजिए, जितना ये ए है उतना क्या हो जाएगा? माइनस है। ठीक है जी। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक लाइन खींच दी ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा? सेविंग। क्या बन गया बताइए आप फटाफट? सेविंग। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है उसे ध्यान से सुनिए। अगर हम कहते हैं कि हम आगे चले जाएं तो क्या होगा? अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल को क्रॉस कर जाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, एएस ज्यादा है और एडी कम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एएस ग्रेटर देन एडी। तो इकोनॉमी में क्या आएगा? इसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक, कुछ सामान बिक नहीं पा रहा, तो बिक नहीं पा रहा तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, प्रोडक्शन कट होगा, तो इकोनॉमी में क्या आएगा बताइए? कॉन्ट्रैक्शन। और आपने कहा सर हम पहले रुक जाए तो क्या होगा? पहले रुक जाएंगे तो हम बोलेंगे एडी इज व्हाट? ग्रेटर देन एएस। तो इकोनॉमी में क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है जी। अच्छा, आपने कहा सर ऐसे ही यहां भी हो सकता है। यस, अगर एस सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट तो इकोनॉमी में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम कहते हैं आई ग्रेटर देन एस है तो इकोनॉमी में क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। सेम आंसर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग का मतलब होता है एंटीसिपेटेड सेविंग, कि कितनी सेविंग होगी। एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल कितनी हुई। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। अब इतना मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हमारा बात आता है कि अगर हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो सी प्लस एस को वाई भी कहते हैं, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी, फटाफट करते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज है। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, एक होता है और 1/एमपीएस, एक और होता है और बोलिए आप लोग बता सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमारे टोटल के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ समझा देता हूं मैं आपको। एक और बात, के का जो लेवल है, अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा 1 तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 1/0 मतलब कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 1/1 माइनस 0 तो 1/1 मतलब 1। तो 1 से लेकर और इन्फिनिटी का रेंज है किसका? के का। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ये आता है इसमें ग्राफ के थ्रू। मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया? एएस ऑब्लिक एडी, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इनकम। इनकम मतलब वाई। तो यहाँ पे ये लाइन ले लिया हमने, दिस इज वाई। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एडी है, एडी एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा इनकम का लेवल है। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट, ये एडी मतलब सी प्लस आई है और ये एडी 1 है, इसका मतलब सी प्लस आई प्लस डेल्टा है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी तो इनकम लेवल यहाँ चला गया। वाई से कहाँ चला गया? वाई 1। तो इसका मतलब अगर यहाँ डेल्टा आई हुआ तो ये डेल्टा वाई है।
तो इसका मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में इतना चेंज आ गया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपने कहा सर अगर इन्वेस्टमेंट घट जाती तो हो सकता था AD1 AD2 दैट इज C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, तो उस केस में हमारा इनकम लेवल बैक चला गया, तो बैक चला गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैकवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, बैकवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने के का आपको समझाया। इसका एक मैकेनिज्म है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इसमें हम MPC एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? MPC। मान लीजिए मैंने 0.5 एज्यूम कर लिया। कितना एज्यूम कर लिया? 0.5। अब क्या होगा? सबसे पहला फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से मैंने लिख लिए। तो पहले राउंड में हमने कहा डेल्टा आई, वो मैंने 100 एज्यूम करा। कितना एज्यूम करा? 100। तो डेल्टा वाई में भी 100 का ही चेंज आएगा पहले राउंड में। पहले राउंड में जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज उतना इनकम में चेंज, तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा? इसका आधा, दैट इज 50 हमने कंज्यूम कर दिया, 50 हमने सेव कर लिया। जो कंज्यूम हुआ वो किसी और की इनकम बन जाएगा, आधा कंज्यूम और आधा सेव। जो कंज्यूम हुआ वो किसी और की क्या बन जाएगा? इनकम। आधा कंज्यूम और आधा सेव, और एंड सो ऑन, और बाकी इसी तरीके से चलेगा। आपने कहा अगर सर आप एंड सो ऑन करते हैं तो लास्ट में टोटल कैसे आएगा? समझाता हूं। ये तो 100 ही रहेगा पहला पॉइंट। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5, तो इट कम्स 1/0.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2/1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है जी? बताओ, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई कितना लिया था हमने? ये हमने दो चीजें जूम करी थी, एक तो ये और एक ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 200। तो हम यहां लिख सकते हैं 200। तो 200 अगर ये है तो आधा कंज्यूम और आधा सेव। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लिया। आपने कहा सर अगर ये 0.9 होता तो आप यहाँ 100 लेते, यहाँ 90 लेते, यहाँ 10 लेते, 100 का 90%, फिर वो 90 यहाँ आ जाता, उस 90 का 90% यहाँ लेते, बाकी यहाँ लेते, दिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर पूरा समझाया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला जो इसका अगला चैप्टर है आप वो निकाल लीजिए। अब हम चल रहे हैं, और न्यूमेरिकल से ज्यादा परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कारण क्या है कि अगर आप स्पेसिमेन 2025 देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनके साथ साथ थ्योरी का क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है। तो आप कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल गलत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो गो फॉर थ्योरी। ठीक है, तो जरा देखिए, हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की। ठीक है जी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड, और यहां पे हम किसकी बात करेंगे? और इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइदर दिस और दिस, एक्सेस डिमांड। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में समझा रखा है। तो व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहां पे हम क्या बोलेंगे? एडी इज व्हाट? ग्रेटर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा, ग्राफ देखिए जरा जल्दी से फटाफट। दो ग्राफ हमने बनाए। यहां पे हमने क्या लिया? एएस ऑब्लिक एडी। यहां पे हमने क्या लिया? इनकम, इनकम मतलब वाई। यहां पे हमने क्या लिया? एएस ऑब्लिक एडी। और यहां पे हमने क्या लिया? इनकम, इनकम मतलब वाई। तो ये लाइन क्या है? 45 डिग्री एंगल, वाई इज इक्वल टू एएस। ये लाइन क्या है? वाई इज इक्वल टू एएस। डन। अब यहां पे ये लाइन है एडी, एडी फुल, डन। और यहां पे भी हमने एक लाइन ली, दिस इज व्हाट? एडी फुल, डन। अब यहां तक ग्राफ सेम है, यहां पे एक लाइन ले लीजिए फुल पे, ये लाइन भी ले ली, यहां तक भी सेम है। अब अगर मुझे दिखाना है डिमांड डेफिशिएंट है तो हम फुल के नीचे जाएंगे, इसको बोलेंगे एडीयू, यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एडीई, एडीई मींस एक्सेस, ई मींस एक्सेस। तो यहां एक गैप अपने आप ही आ गया, और इस गैप को क्या बोलेंगे हम? डिफ्लेशनरी गैप। और यहां पे जो गैप आएगा, यहां पे गैप ऊपर उठा दीजिए, ये जो गैप आएगा ये क्या हमारा? इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक। अब आपने कहा सर ठीक है, अब इनके रीजंस क्या हैं? इसका रीजन क्या है? देखिए पहले रीजन है डिमांड कम है।
डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेस एक्सपोर्ट्स एंड मोर इंपोर्ट्स। इसका रीजन क्या है, सोचिए क्या रीजन है इसका। इसका रीजन है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मोर एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिमांड अगर कम है तो प्रोडक्शन कट शॉर्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ओनली प्राइस राइज। इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल, प्राइस कैच वेजेस एंड वेज कैच प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड वेज प्राइस स्पाइरल इन द एक्सेस डिमांड। तो क्योंकि और जीडीपी तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है। अच्छा, हाउ टू करेक्ट, इसमें कैसे करेक्ट करेंगे, फिजिकल मेजर क्या है, फिजिकल मतलब बजट के थ्रू। डिमांड कम है तो प्रोडक्शन गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए और टैक्सेस कम करने चाहिए, पब्लिक से बोरो नहीं करना चाहिए। और यहाँ क्या करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि डिमांड एक्सेस है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, यहाँ पे खर्चे कम करने हैं, टैक्सेस बढ़ाने और पब्लिक से बोरो करना है। मॉनेटरी मेजर मतलब आरबीआई के थ्रू क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड कम है तो बैंक रेट कम, सीआरआर कम, एसएलआर कम, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेंगे, बाय करेंगे कि अपना सिक्योरिटी दे दो और अपने पैसे ले लो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक रेट ज़्यादा, सीआरआर ज़्यादा, एसएलआर ज़्यादा, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद कौन सा चैप्टर है हमारा, ये हमने करा, अब शायद आई थिंक गवर्नमेंट बजट है। तो गवर्नमेंट बजट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम बोल सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको मैं फटाफट 5 मिनट में समझाता हूँ गवर्नमेंट बजट को। हाँ, गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट फटाफट समझिए। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट इज ए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज व्हाट कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, जीडीपी को ग्रो करना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आपका इसके अलावा आपका रीजनल बैलेंस, रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये क्या है आपके, और प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स, ये ऑब्जेक्टिव है बजट के। बजट के दो हिस्से होते हैं, एक साइड पैसा आता है, एक साइड पैसा जाता है। आता है तो रिसीट, जाता है तो एक्सपेंडिचर। रिसीट जो है वो दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। देखिए पैसा कब आता है, पैसा कब आता है, देखिए मैं इसके समझा भी देता हूँ। देखिए एक साइड क्या है रिसीट और एक साइड क्या है हमारा एक्सपेंडिचर। तो रिसीट दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट फर्दर दो टाइप की होती है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स, नॉन टैक्स। और एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनते जाइए, मैं जो बोल रहा हूं। जब हम बात करते हैं कि आपका रिसीट, पैसा कब आता है, पैसा आता है या तो हमारी एसेट डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, एसेट क्या हो जाए, डिक्रीज, या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज। तो अगर आइदर और लगा दूं, यहां पे नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर, ना तो एसेट घटी ना लायबिलिटी बढ़ी, पैसा आ जाए तो क्या है, रेवेन्यू रिसीट। और इसमें आइदर और, आइदर और, या तो हमारी एसेट घटी या फिर लायबिलिटी बढ़ी, आइदर और। तो आइदर और है तो क्या बोलेंगे हम इसको, कैपिटल रिसीट। और नाइदर नॉर है, ना तो एसेट घटी ना लायबिलिटी बढ़ी, तो क्या है हमारी वो, रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट दो टाइप के होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में क्या आता है, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, नो क्विड प्रो क्यू, नो स्पेशल बेनिफिट इन रिटर्न। तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और नॉन टैक्स में फी, फाइन, पेनल्टी, एस शीट, और आपका इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट, आपका स्पेक्ट्रम सेल, और आपका ग्रांट एंड डोनेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आपका इसके अलावा कैपिटल रिसीट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, पैसा कब जाता है, या तो परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स खरीदा, या पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी घट जाए मतलब पेमेंट कर दिया। अब इसमें अगर हम नाइदर लोन, अगर हम कहते हैं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ना तो एसेट्स हमारी बढ़ी, नाइदर इंक्रीज इन एसेट्स नॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो अब फिर भी पैसा जा रहा है, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आइदर और, आइदर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो पहले से प्लान आउट कर लिया, प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जब पहले से प्लान आउट नहीं किया।
और लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट इज व्हाट कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और आपने कहा सर फिजिकल डेफिसिट क्या है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर। आपने कहा सर बोरोइंग क्यों छोड़ी? क्योंकि जितना घाटा होगा उतना ही हम बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग बाद में होगी, पहले घाटा होगा फिर हम बोरो करेंगे, बोरो उतना ही करेंगे जितना घाटा हुआ। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इससे पता ये चलता है कि आपको पता चलता है करंट ईयर में हमने जो कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया है। ठीक, इम्प्लीकेशंस आप कहते हैं सर इम्प्लीकेशन भी बता दीजिए। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर ले, या फिर बोरो कर ले, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करे। और आपका फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा, क्राउडिंग आउट है, गवर्नमेंट ने ज्यादा लोन ले लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन नहीं बचेगा, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी घट सकती है और हम डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस। तो मैंने बजट वाला डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर टू बी एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट टू टेक वन यूनिट ऑफ अनदर, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसमें पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड हो जाएगा। बट आपने कहा सर अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? तो डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होने का मतलब रूपी क्या हो जाएगा? रूपी डाउन हो जाएगा। इसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग तो रूपी वीक, तो रूपी वीक होने को क्या बोलेंगे? डेप्रीशिएशन ऑफ द होम करेंसी। तो डेप्रीशिएशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स घटेंगे, क्योंकि हम लोगों उनके लिए हमारी मार्केट सस्ती होगी तो वो हमसे खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। आपने कहा सर अगर डिमांड घट जाए डॉलर की, तो अगर डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर डाउन हो जाएगा। डॉलर डाउन होगा तो मतलब रूपी क्या हो जाएगा? रूपी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किससे आता है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो अगर डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर डाउन होगा तो रूपी स्ट्रांग होगा, एप्रिसिएशन। तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और अगर सप्लाई की बात करें, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो डॉलर गिरेगा, तो डॉलर गिरेगा तो रूपी एप्रिशिएट करेगा। अच्छा, अगर आपने कहा डॉलर की सप्लाई कम हो जाए तो डॉलर की सप्लाई अगर कम होगी तो क्या होगा? डॉलर की सप्लाई कम होने से डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा तो रूपी वीक होगा, मतलब डेप्रिसिएशन। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स घटेंगे। तो एग्जाम में आ सकता है, जरूर याद कीजिए, मैंने इसका डिटेल वीडियो डाला हुआ है। तो डीवैल्यूएशन में और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन में एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन किसकी वजह से आता है? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। और अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली रूपी को वीक करती है तो डीवैल्यूएशन, और अगर इंटेंशनली गवर्नमेंट रूपी को उठाती है तो रीवैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर अगर रूपी को उन्होंने डॉलर को इंटेंशनली स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इसका मतलब रूपी को डीवैल्यू कर दिया, तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स घटेंगे। पर आपने कहा सर गवर्नमेंट ने अगर डॉलर को ऊपर बढ़ा दिया है तो हो सकता है नीचे आ जाए। भाई नीचे अगर आने की कोशिश करेगा तो आरबीआई क्या करेगा? बाय कर लेगा। ठीक है, ताकि उसका रेट वहां मेंटेन रहे, अगर वो फिक्स रेट सिस्टम अप्लाई करता है तो। अच्छा, दूसरा हो गया, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इंटेंशनली डॉलर को डाउन कर देती है तो मतलब रूपी को क्या कर देती है? रीवैल्यू कर देती है। तो आपने कहा सर फिर वहां तो रेट बढ़ सकता है, बढ़ सकता है तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होगा वो उसको क्या कर लेगा? अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो सेल करेगा ताकि उसका रेट वहीं पे रहे। अगला हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है कि ये तो आपका एक ओल्ड वेरिएंट भी था इसमें, ये तो फिक्स सिस्टम का न्यू वेरिएंट था जो मैंने डिस्कस किया। ओल्ड वेरिएंट में क्या था कि सारी करेंसीज को अपनी करेंसी को गोल्ड की फॉर्म में बोलना पड़ता था, तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते थे। जैसे हम कहते हैं यूएस रखेगा अपनी उसके एक करेंसी एक यूनिट के पीछे, यूएस रखेगा 2 ग्राम गोल्ड और यूके रखेगा 4 ग्राम गोल्ड, तो दैट मीन्स 1 यूके पॉइंट इज इक्वल टू $2। ब्रेटन वुड सिस्टम भी था जिसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहा जाता था, जिसके अंदर वर्ल्ड की सारी करेंसीज को पहले डॉलर से पेयर करते थे, फिर डॉलर को गोल्ड के साथ करते थे। अच्छा, फिक्स सिस्टम और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है? फिक्स सिस्टम में वेंचर कैपिटल नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबल में रहेगी। फिक्स सिस्टम में आपको ज्यादा गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और फिक्स सिस्टम में आपके फ्लक्चुएशंस कम रहेंगे, फ्लेक्सिबल में फ्लक्चुएशंस ज्यादा रहेंगे। मैनेज फ्लोटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, बट सेंट्रल बैंक किसी भी टाइम उसमें इंटरवीन कर सकता है अगर उसमें एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आती है बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग।
नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सिबल और फिक्स के मेरिट्स और डीमेरिट क्या मैंने आपको बता दिया। वेंचर कैपिटल कहाँ पे अप्लाई हो पाएगी, फ्लेक्सिबल में, फिक्स में अप्लाई नहीं हो पाएगी। और रिस्क कैपिटल और फिर स्पेकुलेटिव गेन्स भी हो सकते हैं आपके फ्लेक्सिबल में, फिक्स में पॉसिबल नहीं है। फिक्स में गोल्ड आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल में जरूरत नहीं है। तो फॉरेक्स मार्केट बहुत छोटी रहेगी आपकी, फिक्स सिस्टम में, फ्लेक्सिबल में बड़ी रहेगी। डिमांड क्यों करते हैं हम फॉरेन करेंसी की? हम डिमांड इसलिए करते हैं अगर हमें इंटरनेशनल लोन रीपे करने हैं, या हमें फॉरेन से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, या फिर हमें वहाँ से कुछ खरीदना है, या ग्रांट्स या डोनेशंस वगैरह फॉरेन में हमें देनी है, तो हम उसकी डिमांड करेंगे। आएगा कहाँ से? एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा, अगर वो लोग हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में लगाएंगे तो आएगा, और यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आएगा, ग्रांट डोनेशन हमें मिलेंगी तो आएगा, फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं अगर यहाँ पैसा भेजेंगे तो आएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर ट्रेडेड, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ट्रांसफर फंक्शन है, हेजिंग फंक्शन है, और आपका क्रेडिट फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है परचेजिंग पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। देन आपका क्रेडिट फंक्शन है कि वहां पे उधार मिल जाता है। हेजिंग फंक्शन है, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है और स्पेकुलेटिव गेन्स किए जा सकते हैं। तो स्पॉट मार्केट होती है करंट रेट पे बाय सेल करना, और जो फॉरवर्ड मार्केट होती है उसमें हम करंट रेट पर बाय करके फ्यूचर डेट पे सेल कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट वो होती है जिसके अंदर हम स्पेकुलेटिव गेन कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, और सबसे इजी टॉपिक है आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। इसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट, अच्छा, करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे कंट्री की एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे कंट्री के एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट होगी। अब पॉइंट आता है करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको बैलेंस ऑफ विजिबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज भी कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में दो टाइप की सर्विसेज आएंगी, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट। और नॉन फैक्टर में शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और करंट ट्रांसफर्स में आपका जैसे गिफ्ट्स ग्रांट्स या तो हमने दिए या हमने लिए। मोर ओवर जब फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे कंट्री की एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट होती है। अब इसमें जैसे आपका बोरिंग्स है, बोरिंग्स के दो पर्पज होते हैं, कॉमर्शियल पर्पज या असिस्टेंस पर्पज। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो दो टाइप का होगा, FDI और FII। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे। FII मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में लगाएंगे, इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब पॉइंट आता है कि इसके अंदर एक और हम जोड़ सकते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व, जो RBI के रिजर्व है। तो इन तीनों को मिलाकर टोटल जीरो हो जाएगा। आपने कहा सर अगर हम ऑफिशियल रिजर्व को साइड रख दें तो क्या होगा? तो इन दोनों का टोटल या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से उतना, जितना मान लो 2000 पॉजिटिव है, 2000 करोड़, तो उतना ही नेगेटिव कर दीजिए, उतना पैसा काट के ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ा दीजिए। और आपने कहा सर अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उतना पैसा रिजर्व से लेकर यहाँ ऐड कर दीजिए ताकि ये जीरो हो जाए। क्लियर? और लास्ट हमारा टॉपिक है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ऑटोनोमस फ्लोज कौन से होते हैं? जिनको प्राइवेट सेक्टर करता है, एकोमोडेटिंग को गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस जो होते हैं उनकी वजह से फ्लक्चुएशन आता है और एकोमोडेटिंग की वजह से फ्लक्चुएशन हट जाता है। ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, एकोमोडेटिंग प्रॉफिट मोटिव से नहीं होते हैं, सर्विस मोटिव से होते हैं। ऑटोनोमस जो होते हैं अबव द लाइन आइटम्स हैं क्योंकि इनकी वजह से फ्लक्चुएशन आता है, एकोमोडेटिंग की वजह से फ्लक्चुएशन हट जाता है। तो होपफुली मैंने आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज कराए, ये आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।